हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट 20 आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंडिचर और रिसीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसीट्स यानी जो पैसा आपको मिला, एक्सपेंडिचर यानी जो आपने स्पेंड किया। तो दो तरह की रिसीट्स होती है आपकी, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। इसी तरह से दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं आपके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक तीसरी तरह का क्लासिफिकेशन हम वैसे अलग से कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये तीन तरह के एक्सपेंडिचर और दो तरह की रिसीट्स, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इनका मीनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कि हम फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने के लिए करते हैं, यानी ऐसा कोई भी एसेट जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, यानी जो हम कर रहे हैं एक्सपेंडिचर फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने के लिए या फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ाने वाला एक्सपेंडिचर, या फिक्स्ड एसेट को आप एक्वायर कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो वो एक्सपेंडिचर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो कई लंबे टाइम तक यानी कई सालों तक आपको बेनिफिट देता है, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, जो फिक्स्ड एसेट के ऊपर खर्चा हो रहा है, और फिक्स्ड एसेट क्या है, जो बिजनेस में लंबे टाइम तक के लिए यूज़ होने वाली है। इसलिए क्या है कि जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको हम कह सकते हैं कि वो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, यूजुअली मोर देन 1 ईयर के लिए आपको रिटर्न देता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो वो एक्सपेंडिचर जो कि रूटीन का एक्सपेंडिचर है, यानी कि जिसका बेनिफिट आपको करंट ईयर के अंदर अंदर ही मिल जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको हम प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट में शो करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, क्योंकि आपने एसेट एक्वायर की है तो वो एसेट के रूप में शो हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट के रूप में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा रूटीन का खर्चा है, इसको हम प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो क्या क्या हेल्प करता है हमारी बिजनेस की। ये बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो उसको मेंटेन करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपके पास 4 मशीनें थी, आपने एक मशीन और लगा ली। ठीक है, आपने 5 मशीनें लगा ली। अब ये 5वीं मशीन जो आपने खरीदी है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर? क्योंकि आपकी मशीन बढ़ी है, इससे फिक्स्ड एसेट बढ़ गई, आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। लेकिन अगर मैं वहीं बात करूं कि आप कोई ऑर्डिनरी रिपेयर वगैरह करवाते हो, मशीनों में लुब्रिकेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आप ऑर्डिनरी रिपेयर करा रहे हो तो क्या उस रिपेयर से आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी? नहीं ना। जितनी अर्निंग कैपेसिटी है वो मेंटेन करने के लिए हम रिपेयर करवाते हैं। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से जो एग्जिस्टिंग लेवल है आपकी अर्निंग कैपेसिटी का वो मेंटेन रहता है। फाइन, अब हम डिस्कस करेंगे दोनों के एग्जाम्पल। पहले हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो देखो, सारी अमाउंट जो आपने स्पेंड की है बिफोर एन एसेट इज पुट टू यूज़, यानी कि एक एसेट जब यूज़ करने लायक बनती है उससे पहले जितनी भी अमाउंट स्पेंड की जाती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होती है। जैसे आपने परचेज या इरेक्शन के ऊपर खर्चा किया, आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज की। ठीक है, अब परचेज करने के बाद आपने उसको इंस्टॉल करवाया, उसके ऊपर जो खर्चा हुआ, जो वेजेस दी, कार्ट्रेज दी, ये सब क्या है, इस एसेट की वैल्यू में ही ऐड हो जाते हैं। राइट, तो अगर मान लो आपने कोई लीगल एक्सपेंस या ब्रोकरेज दिया है कोई एसेट को एक्वायर करने के लिए, जैसे अगर आपने नोटिस किया हो तो आप लैंड वगैरह परचेज करते हो तो उसमें आपको लीगल चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है, ब्रोकरेज देनी पड़ती है। तो यानी आपने जब तक वो एसेट यूज़ में नहीं डाली उससे पहले के जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। तो आपने मशीन को इंस्टॉल करवाया है तो इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए हैं, या आप मशीन अपनी मतलब फैक्ट्री में लेके आए हो, वहाँ तक का आपने कैरियर्स दिया है, तो वो भी मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल होता है इंटरेस्ट ऑन लोन का। मान लो कोई एसेट लेने के लिए आपने कोई लोन लिया। ठीक है, जैसे सपोज आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करनी थी, कोई मशीन परचेज करनी थी, उसके लिए आपने लोन लिया।
अब उस लोन पे आप इंटरेस्ट दोगे। अब ये इंटरेस्ट क्या है, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा? देखो, दो कैटेगरी में आप इस इंटरेस्ट को डिवाइड करोगे। पहला इंटरेस्ट उस पीरियड का जब तक वो एसेट यूज में नहीं आती है, और दूसरा एसेट यूज में आ गई उसके बाद का इंटरेस्ट। यानी मान लो आपने 1 जनवरी को लोन लिया था, 1 मार्च को आपकी एसेट जो है वो स्टार्ट हो गई, काम करना उसने शुरू किया, ठीक है। तो 1 जनवरी से 1 मार्च का यानी 2 महीने का जो इंटरेस्ट बना ना, वो इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। और 1 मार्च के बाद जितना भी एक्सपेंडिचर होगा वो सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो जब मैं आपको कह रही हूँ कि कोई भी एसेट जब यूज़ करने पे आती है, मतलब जब यूज़ होगा उसका शुरू, उससे पहले के जितने भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। तो इसका मतलब है कि चाहे वो आपने वेजेस दी हो, चाहे वो आपने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हो, चाहे कोई भी खर्चा हो, वो सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, ठीक है। अब देखो, कोई भी आप नया बिजनेस इस्टेब्लिश करते हो उस टाइम पे आपका कॉस्ट लगता है, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गए, कोई पेटेंट वगैरह आपको एक्वायर करने हैं तो उसका खर्चा हो गया। तो ये सारे भी क्या हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, क्योंकि ये आपको लंबे टाइम तक रिटर्न देंगे। इसी तरह से मान लो आप सेकंड हैंड एसेट परचेज करते हो, मतलब पुरानी एसेट किसी से परचेज करते हो, उसकी ओवरहॉलिंग पे जो खर्चा हो रहा है, उसको यूज़ करने, उसको भी जब आप यूज़ में लाओगे तब तक का जितना भी खर्चा है वो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं कि सिर्फ नई मशीन के ऊपर खर्चा होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, नहीं। अगर आपने पुरानी खरीदी है तो भी उसके ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा, क्योंकि आपकी अर्निंग कैपेसिटी तो बढ़ रही है ना इससे। आप मशीन बेशक पुरानी लगा रहे हो बट आपकी अर्निंग कैपेसिटी तो पहले से एनहेंस हो रही है। देन देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द पॉइंट प्रोडक्शन इज रेडी टू कमेंस, यानी कि आपका प्रोडक्शन, आपके बिजनेस का, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन जनरल है। वो इंटरेस्ट ऑन लोन था जो आपने एसेट आपने ली उसके लिए लोन लिया है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन जनरल, ठीक है। तो जब तक आपका बिजनेस जो है, अब शुरू में ऐसा थोड़ा ही होता है कि पहले दिन से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, आप मशीन वगैरह लगाओगे, आप प्लांट इस्टेब्लिश करोगे, फिर आपका प्रोडक्शन करने के लिए आप तैयार होगे। तो प्रोडक्शन जब आप तैयार करने की स्टेज पे होगे, यानी जब आप प्रोडक्शन शुरू कर सकते हो, उस स्टेज से पहले का जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, ठीक है। देन देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रूटीन के खर्चे, यानी ऐसे खर्चे जो कि 1 साल के अंदर आपको रिटर्न दे देते हैं। इसमें आते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा देखा हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो ये सारे खर्चे हम वहाँ दिखाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बेसिकली मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड है, यानी कि आपने रॉ मटेरियल लिया और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। ऑफिस एक्सपेंस आपके ऑफिस से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं, जैसे आपके ऑफिस में स्टेशनरी, पोस्टेज, इनके जो खर्चे होते हैं वो ऑफिस एक्सपेंस है। सेलिंग एक्सपेंस में जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह है, तो वो सब क्या है, आपके सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे। तो ये रूटीन के खर्चे होते हैं, तो इनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। देन देखो, ऑर्डिनरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस है अगर, तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। अब इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये ऑर्डिनरी वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये दिया हो कि मेजर रिपेयर की गई है, मेजर रिपेयर अगर की गई है तो हम ये मानेंगे कि उससे मशीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ी है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी है, इसलिए मेजर रिपेयर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। लेकिन ऑर्डिनरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस है तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे, ठीक है। देन देखो, वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग है, तो इसको भी क्या है, एनुअल वाइट वॉशिंग बोल देते हैं हम, कि ये यूजुअली हर साल होती है वाइट वॉशिंग, तो ये भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। देन है पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स। अब गुड्स मतलब या तो वो सामान जो आप एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो, यानी या तो आपने रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पेमेंट दी है, या फिर आपने वो गुड्स परचेज किया और वो आगे आप उसको एज इट इज़ बेचने वाले हो, तो ये भी क्या है, आपकी गुड्स की कैटेगरी में आएंगी। तो इनकी अगर आप परचेज करते हो तो ये भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देन डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देन इंटरेस्ट ऑन लोन आफ्टर एन एसेट इज पुट टू यूज़, ठीक है, कि एक एसेट जो है वो आपने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद जो लोन आपने उस एसेट को एक्वायर करने के लिए लिया था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा उसके बाद के पीरियड का, वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 1 साल के लिए आपको रिटर्न देते हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई देंगे आपको।
देन बात करते हैं हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। देखो ये होते तो रेवेन्यू ही हैं, एक्सपेंडिचर तो ये रेवेन्यू ही होते हैं, यानी रूटीन के होते हैं, बट इनका बेनिफिट जो है वो कई सालों तक मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूँ एडवर्टीजमेंट है, तो एडवर्टीजमेंट क्या है, कौन सा खर्चा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, एडवर्टीजमेंट अगर आपको सीधा पूछा जाए तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों है, क्योंकि ये रूटीन का खर्चा, ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एडवर्टीजमेंट की अमाउंट बहुत बड़ी हो, उस केस में क्या होगा, इस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट आपको आने वाले कई सालों तक अगर मिलने वाला है, तो ये एक्सपेंडिचर क्या हुआ, फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। देखो इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं मान लेते, आप ये चीज़ समझे। एडवर्टीजमेंट अगर आपसे सीधा पूछा जाए तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि रूटीन का खर्चा है। अगर आपसे कह दे कि बहुत बड़ी अमाउंट का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, जिसका बेनिफिट मान लो 3-4 सालों तक मिलने वाला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर 3-4 सालों तक बेनिफिट मिलने वाला है, तो फिर इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बोल दो, फिर क्या ज़रूरत है इसको एक अलग कैटेगरी बनाने की, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इससे कोई फिक्स्ड एसेट क्रिएट नहीं हो रही है हमारी, ठीक है। माना कि इस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें ज़्यादा सालों तक मिलेगा, बट इसकी वजह से कोई फिक्स्ड एसेट तो नहीं बढ़ रही ना हमारी, तो इसलिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को जो कि बड़ी अमाउंट का हो, उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते तो रेवेन्यू है नेचर में, यानी रूटीन के खर्चे होते हैं, बट इनका बेनिफिट आने वाले कई सालों तक मिलता है, इसलिए इनको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। अब मशीन खरीदना तो हमारा रूटीन का काम नहीं होता ना, बट ये एडवर्टीजमेंट करना तो हमारा रूटीन का काम है, ठीक है, तो इसलिए ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैसे होता है, जैसे मान लो आपने 2 लाख रुपए की एसेट परचेज करी, 2 लाख रुपए आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर लगाया है, और मान लो इसका बेनिफिट आपको 4 सालों तक मिलने वाला है, तो आप क्या करोगे, हर साल 50-50 हज़ार रुपये लेके उसको राइट ऑफ कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट के अगेंस्ट में। और बाकी की जो अमाउंट है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में 50,000 मतलब राइट ऑफ कर दिया, तो बाकी कितना बचा, 1.5 लाख रुपए बचा। ये 1.5 लाख रुपए आपका एसेट शो होगा बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, फिक्टिशियस एसेट ये आपकी बनेगी, फाइन। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट के बारे में। एक्सपेंडिचर हमने पढ़ लिया, रिसीट का मतलब क्या होता है कि आपको पैसा मिल रहा है, दैट इज रिसीट। अब रिसीट भी 2 तरह की हो सकती है, कैपिटल और रेवेन्यू। देखो कैपिटल रिसीट वो रिसीट है जिसकी वजह से या तो आपकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होती हो, या फिर आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ती हो। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। रिसीट के केस में आपको क्या चेक करना है, एक चेक करना है फिक्स्ड एसेट, एक चेक करना है फिक्स्ड लायबिलिटी। फिक्स्ड लायबिलिटी यानी नॉन करंट लायबिलिटी। फिक्स्ड एसेट कौन सी एसेट होती है, जो बिजनेस में लंबे टाइम तक के लिए यूज़ होती है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ कौन सी लायबिलिटीज़ होती है, देखो एक होती है आपकी करंट लायबिलिटीज़ जिसको आपको 1 साल में पे करना है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती है जिनको आपको 1 साल के बाद पे करना है, ठीक है। अब आप इन दोनों पे इफेक्ट देखोगे कोई भी रिसीट का। अगर किसी रिसीट की वजह से अगर कोई पैसा जो आपको मिला है उससे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होती हो या नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती हो, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसीट। मैं फिर रिपीट करती हूँ, कैपिटल रिसीट वो रिसीट है जिसकी वजह से या तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होती है या फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ती है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्या एग्जाम्पल आप दे सकते हो। मान लो आप कोई फिक्स्ड एसेट को सेल कर देते हो, आपके पास मशीनरी है, फर्नीचर है, कोई भी फिक्स्ड एसेट है, आप उसको सेल कर देते हो, ठीक है। तो उससे जो पैसा आपको मिलेगा दैट इज़ अ कैपिटल रिसीट। क्यों, क्योंकि उससे आपकी फिक्स्ड एसेट कम हो गई है, फाइन। इसी तरह से नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ती हो, नॉन करंट लायबिलिटी में आपके क्या आते हैं, जैसे शेयर कैपिटल है, जैसे लोन है लॉन्ग टर्म। तो अगर मान लो आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है या आपने शेयर इशू करके पैसा कम मतलब निकाला है लोगों से, तो उसमें क्या होगा, अगर आपने वहाँ से पैसा रेज किया है तो आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, लोन बढ़ जाएगा या शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, तो इसको भी हम कैपिटल रिसीट बोलेंगे। तो कैपिटल रिसीट में 2 चीज़ें हैं, या तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो या नॉन करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू आपकी बढ़ जाए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट से सेल करने से जो पैसा आपको मिलता है या शेयर डिबेंचर इशू करने से जो पैसा आपको मिलता है, ठीक है। देन देखो रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट जो नहीं है वो रेवेन्यू रिसीट है फिर, ठीक है।
ये रूटीन की पेमेंट्स होती हैं जिनकी वजह से आपके फिक्स्ड एसेट और नॉन करेंट लायबिलिटीज़ पे इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने गुड्स सेल की, ठीक है, उससे जो पैसा मिला, अब गुड्स सेल की तो आपके पास से एक तरह से स्टॉक चला गया, स्टॉक करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट नहीं है, ठीक है, तो यानी इसका फिक्स्ड एसेट कम नहीं हुई इसकी वजह से, तो ये क्या है, आपकी रेवेन्यू रिसीट है। देन देखो, मान लो आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है किसी भी तरह की, उस पर आपको कमीशन मिला है, ठीक है, तो ये भी क्या आपका रूटीन की रिसीट्स हैं। इसी तरह से मान लो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उसके ऊपर इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है। इन्वेस्टमेंट मतलब मान लो आपने किसी और कंपनी के शेयर परचेज कर रखे थे, किसी और कंपनी के डिबेंचर परचेज कर रखे थे, या किसी को लोन दे रखा था, तो अगर आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज कर रखे थे तो उस पर आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर आपने किसी कंपनी के डिबेंचर ले रखे हैं या लोन दे रखा है उस कंपनी को, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड जो है ये आपकी रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि इसकी वजह से देखो आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा है, तो क्या इससे आपकी फिक्स्ड एसेट कम हो रही है? क्या इससे आपकी नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ रही है? नहीं हो रहा ना ऐसा तो कुछ, तो ये क्या है, रेवेन्यू रिसीट है। तो अगर कोई भी रिसीट आपके पास आती है और ये पूछा जाए कि कैपिटल है या रेवेन्यू है, तो आप दो चीज़ों पे उनका इम्पैक्ट देखो, एक फिक्स्ड एसेट पे और एक नॉन करंट लायबिलिटीज़ पे। अगर कोई रिसीट जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ाती है या नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू कम करती है, तो उससे क्या होगा, आपकी वो कैपिटल रिसीट मानी जाएगी, अदरवाइज वो रेवेन्यू रिसीट मानी जाएगी, ठीक है। अब देखो ये हमने कर लिया है, बाकी मैं सोच रही हूँ इस पर एक लेक्चर और बना लिया जाए, ताकि जिसमें हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करें, ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए कि किस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। यूजुअली आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक क्लास कर लेते हैं जिसके अंदर हम इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। फाइन, सो आज के लेक्चर में इतनी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।